कल हमने दो मेथड पढ़ लिए थे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं। कौन कौन सा? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अब जो तीसरा मेथड हम पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये बेसिकली एलिमिनेशन मेथड का जनरलाइज्ड फॉर्म है। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो, दो मैंने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया तुम्हें। एक दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी मैंने लिखी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि इसको सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड की मदद से। ठीक है, मैंने तुम्हें बोला इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड की मदद से। क्या सॉल्व कर लोगे तुम लोग? कर लोगे ना। बेसिकली कुछ नहीं है, वहाँ पे हम क्या है, नंबर्स लिखे हुए थे। यहाँ पे a1 b1 c1 लिखा हुआ है, a2 b2 c2 लिखा हुआ है। जो हमने स्ट्रेटजी वहाँ यूज़ करी थी सॉल्व करने में, वही स्ट्रेटजी यहाँ यूज़ करेंगे। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ। थोड़ा जोर से बोलना है। किसको सिमिलर बनाऊँ? एक्स के कोफिशिएंट को बना लेता हूँ। यहाँ पे a1 है, यहाँ पे a2 है, क्या सिमिलर है अभी? तो कैसे सिमिलर बनाऊंगा? किससे मल्टीप्लाई करके? 2 से। a2 बोलो ना, a2 क्या होता है? a2 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को a2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? a2 क्या बन जाएगी पहली इक्वेशन? a2 a1 x प्लस a2 b1 y प्लस a2 c1 इक्वल्स टू 0। और सेकंड इक्वेशन को किससे करेंगे? a1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? a1 a2 x प्लस a1 b2 y प्लस a1 c2 इक्वल्स टू 0। दोनों को माइनस कर देंगे, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास? ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया माइनस का साइन, ये भी हो गया माइनस का साइन, ये भी हो गया माइनस का साइन, ये पूरा कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच जाएगा? a2 b1 माइनस a1 b2 टाइम्स y इक्वल्स टू a1 c2 माइनस a2 c1। ये आया कि नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? क्या? किसको? सेकंड को कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए। तभी तो a2 a1 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी a2 a1 बना। नहीं आया समझ में? नहीं आया? तो इसको a2 से किया था ना, तो इसको a2 से किया तो क्या बना? a2 a1 बना। लेकिन यहाँ पे अभी भी क्या है? a2 है ना, तो इसे भी तो a1 a2 बनाना होगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा? तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? y कितना आ जाएगा हमारा? a1 c2 माइनस a2 c1, a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाय a1 a2 b1 a2 b1 माइनस a1 b2। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? x निकालेंगे। x निकालने के लिए क्या करेंगे? इस y को किसी भी दो इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे और वहां से x निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? पुट y इक्वल्स टू इतना लंबा चौड़ा सा इन फर्स्ट। तो क्या आएगा हमारे पास? वी गेट, बताओ क्या आएगा? a1x था तो a1x प्लस b1y था प्लस b1 टाइम्स a1 c2 माइनस a1 a2 c1 a2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b1 a2 है, सॉरी, a2 b1 माइनस a1 b2 प्लस c1 इक्वल्स टू 0।
यहाँ तक क्लियर है ना? क्लियर? क्या? कहाँ ऊपर होगा? किससे? क्या होगा A1 से? एक्स में क्यों पुट करेंगे? ये किसकी? वाई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। वाई की वैल्यू पुट करिए फर्स्ट में, एक्स की थोड़ा ना पुट करिए। एक्स तो निकालना है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे तुम लोग कितना आ रहा है। ये इक्वेशन लिखो और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो। जल्दी से बताओ मुझे आंसर कितना आ रहा है। हम्म, C1 यहाँ पे ना, C1 यहाँ पे C है ही का। ये ये C1 बोला तो इसी को तो C1 बोल रहा था। A1 C2। एक मिनट, क्या? ऊपर नीचे क्यों होगा B1? हाँ,
बताओ कितना आ रहा है। बोलो। क्या गलत है? तुम लोगों से ही लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व नहीं हुई? हम्म, क्या करोगे फिर तुम लोग अगर ये सॉल्व नहीं होगा तो? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, A2B1C1। तो क्या बच जाएगा हमारे पास? हमारे पास बच जाएगा इन दोनों में से A1X कॉमन आ जाएगा। ये जो लाइक टर्म्स हैं ये दोनों, इन दोनों में से A1X कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में से A1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास बच जाएगा A1X कॉमन आ गया। क्या बच जाएगा हमारे पास? A2B1 माइनस A1A2। अच्छा, ये A1B2, A1 स्क्वायर यहाँ पे B2 आ रहा है, तो A1 कॉमन निकले, A2B1 माइनस A1 माइनस A1B2 ये बच जाएगा। और प्लस इन दोनों में से हम क्या निकालेंगे? A1 कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा B1C2 माइनस B2C1 इक्वल्स टू 0। अब A1 को पूरे में से कॉमन निकाल के काट सकते हैं, 0 के बराबर भेज सकते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये चले जाएगा उधर, तो B2C1 माइनस B1C2 डिवाइडेड बाय A2B1 माइनस A1B2। ये आ गया हमारा x1 है और y हम निकाल चुके हैं पहले। ठीक है, आगे समझ में? इतना आसान सा सॉल्व भी नहीं हुआ तुम लोगों से? ऐसे कैसे बात बनी कि ये तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है जो कि 8th क्लास में पढ़ाया जाता है, ये भी अगर सॉल्व नहीं हो तो कैसे काम चलेगा फिर? ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी ये और x की वैल्यू आ जाएगी वो जो मैंने बताया। अब देखो इसमें जो ये नीचे वाला नंबर जो लिखा हुआ है, जो यहाँ बेसिकली हमने काम किया है, बेसिकली हमने क्या काम किया है, अगले वाले स्टेप तक कैसे पहुंचे हम लोग? हमने दोनों तरफ A2B1 माइनस A1B2 से डिवाइड किया है, तभी तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे A1B2 माइनस A2B1 आ गया। तो कब डिवाइड कर सकते हैं? मैंने कब बताया था? जब वो 0 के बराबर नहीं है। तो मतलब ये बात लिखना कब ठीक है? ये बात लिखना कब ठीक है? कंडीशन क्या होगी यहाँ पे? ये बोले तो A2B1 माइनस A1B2 जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये कंडीशन है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या कंडीशन है कि A2B1 माइनस A1B2 जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा कि A2B1 बराबर नहीं होना चाहिए किसके? A1B2 के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास कि A1 बाय A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बाय B2 के। और यहाँ पे जब तुम करोगे ना सॉल्व, तो यहाँ से भी आ जाएगा यही
कि जो a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1/b2 के। और यही हमने कल पढ़ा था कि a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं होता है तो उस वाले केस में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इस वाले केस में कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक। ये डेरिवेशन हो गया उसका। क्लियर है बात, ठीक है, डेरिवेशन पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पे इस वाले केस में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा, समझ में आ गया ना, ठीक है। अब मान लेते हैं कि क्या होता है कि ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है ये 0 के बराबर हो जाता है। ये एक तो मैंने ये वाला केस लिया जिसमें 0 के बराबर नहीं है। अब मान लेते हैं कि ये 0 के बराबर हो जाता है, मतलब a2b1 माइनस a1b2 जो है 0 के बराबर हो गया। तो अगर ये 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या है कि a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के। इसको मान लेता है k के बराबर। इसको किसके बराबर मान लिया मैंने, k के बराबर मान लिया। तो हमारे पास a1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ka2, और b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, kb2। कुछ आ रहा है समझ में, आ गया ना समझ में कैसे किया है मैंने। अब क्या करो, ये जो a1 और b1 की जो वैल्यू निकाली है ना तुमने, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। देखो अगर ये 0 के बराबर हो गया तो इसका तो यूज कर ही नहीं सकते हम लोग, नहीं कर सकते ना कि अनडिफाइंड हो गया। और वैसे ही y वाले का भी यूज नहीं कर सकते तो अनडिफाइंड हो गया। तो जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है ना वहां पे जाओ। ओरिजिनल इक्वेशन में क्या क्या था हमारे पास, एक तो था हमारे पास ये, एक तो था हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और एक था हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 था। अब हमने क्या निकाला, a1 की वैल्यू निकाली, देखो k टाइम्स a2, तो इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k a2x प्लस k a2y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब दोनों में से x को k कॉमन निकालो, इन दोनों में से तो k निकालोगे तो क्या आ जाएगा, k टाइम्स a2x प्लस b2 आएगा यहाँ, प्लस b2 प्लस b2y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो इक्वेशन है वो ट्रांसफॉर्म होके इस वाली फॉर्म में आ गई। और ये वाली इक्वेशन कैसी है हमारे पास, ये तो है ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कब मान के चल रहे हैं हम लोग, जब a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के बराबर है। कि जब बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, हमने देख लिया कैसे। अब बराबर है, अब मैं तुम्हें दो इक्वेशन दूं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, और मैं बोलूँ कि सॉल्व करना है, हो जाएगा सॉल्व। कैसे हो जाएगा सॉल्व, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, k टाइम्स a2, और यहाँ पे क्या है, बस a2। तो पूरी इक्वेशन को किससे कर दो, k से कर दो मल्टीप्लाई। तो ये जो इक्वेशन है ट्रांसफॉर्म होकर कैसी बन जाएगी, k टाइम्स a2x प्लस k टाइम्स b2y प्लस k टाइम्स c2 इक्वल्स टू 0। और ये वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास, k टाइम्स a2x प्लस k टाइम्स b2y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दोनों को माइनस करो तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे, समझ में आ रहा है, और ये भी पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा k c2 माइनस c1 इक्वल्स टू 0। मतलब क्या बच जाएगा हमारे पास, c1/c2 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू k। ठीक है। अब देखो अगर तुम लोगों को कुछ अगर कल ध्यान में है तो, कल अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था तो उसमें तो x और y की वैल्यू आ जा रही थी। लेकिन अगर जिसमें यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो कुछ याद है, उसमें x और y दोनों कैंसिल हो रहे थे, याद है ना। जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था उसमें कुछ ऐसा आ जाता 1 बराबर 1, जो कि हमेशा ट्रू है, मतलब समझ में आ रही है बात। और जिसमें जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था उसमें कुछ ऐसा रहता 2 बराबर 1, जो कि कभी भी सही नहीं है। यही तो आ रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या है, x और y दोनों कैंसिल हो गए। इसका मतलब क्या है कि या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है या तो जीरो सॉल्यूशन हो सकता है। हम उसी के लिए क्या निकाल रहे हैं, रूल निकाल रहे हैं, पर्टिकुलर केस निकाल रहे हैं। अगर ये 0 के बराबर हुआ,
अगर ये जो बेसिकली जो बच, देखो जो हमने काट दिया, काटने के बाद जो बचा है अगर वो 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि इन्फिनाइट सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, इन्फिनाइट सोल्यूशन है। मतलब अगर C1/C2 k के बराबर है तो क्या है, इन्फिनाइट सोल्यूशन है, यही तो है। तो हमारे पास दूसरा रूल क्या बन गया, ये कि A1/A2 तो k के बराबर था ही, B1/B2 भी k के बराबर था, और C1/C2 k के बराबर है, तो मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। तो मतलब ये तीनों आपस में बराबर है तो क्या है, इन्फिनाइट सोल्यूशन है। यही हमने कल पढ़ा था। और अगर मान लेते हैं कि ये आपस में बराबर नहीं आता है, मतलब ऐसा हो जाता है कि C1/C2 बराबर नहीं आता है किसके, के, तब क्या करेंगे, तो उस वाली केस में बोलेंगे कि जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब वो कौन सा केस बन जाएगा, वो बन जाएगा A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। इस वाले केस में जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और पहला वाला क्या था, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ये हो गया हमारा यूनिक सोल्यूशन का केस। तो हमने बिल्कुल डेरिवेशन करके देख लिया। मतलब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो कुछ नहीं है, एलिमिनेशन मेथड का जनरलाइज्ड फॉर्म है। एलिमिनेशन मेथड ही तो लगाया हमने। तो क्यों लगाया, ये पढ़ने की जरूरत क्या है, ये पढ़ने की ये जरूरत है कि इससे बस फॉर्मूला पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। एलिमिनेशन में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा, एक्स निकालना पड़ेगा, फिर एक्स निकालने के बाद दूसरी क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा, फिर वाई आएगा। इसमें कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम लोगों को एक्स और वाई का फॉर्मूला ध्यान में है, सीधा पुट करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। बात आ रही है ना समझ में। तो लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों बोला गया इसे, क्यों बोला गया, वो इसलिए बोला गया, देखो जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये जो फॉर्मूला पढ़ा है उसको याद रखने का एक ट्रिक है। उस ट्रिक के वजह से इसका नाम बोला गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक तुम लोग भी ध्यान में रखना। मैं अपने टाइम पे ये वाला फॉर्मूला कभी भी याद नहीं कर पाता था, मैं मतलब भूल जाता था। देखो ये ट्रिक क्या है, पहली बात तो ये पैटर्न तुम्हें ध्यान में होना चाहिए। ये पैटर्न जो है ध्यान में होना चाहिए। हमारी मैम ने कैसे बताया था ये पैटर्न याद रखने के लिए, कुछ ऐसे बताया था, पता नहीं मुझे ध्यान में कि नहीं, वो अगल बगल बंदर, घर के आगे अंदर, बीच में छछूंदर, कुछ ऐसा करके था, कुछ मैं भूल गया। मैं छोड़ो तुम लोग, तो पैटर्न ये ध्यान रखना, ये पैटर्न हो जाएगा ना ध्यान में, याद हो जाएगा ना अगर हाँ। इसी तरीके से ये नहीं कि B1 यहाँ पे, ये ऐसा नहीं कि B1 यहाँ पे, यही पैटर्न होना चाहिए। ये पैटर्न तुम्हें याद रखना है। अगर ये पैटर्न याद है तो मतलब तुम्हें एक्स का भी फॉर्मूला याद है और वाई का भी फॉर्मूला याद है। देखो ये पैटर्न, अगर तुम्हें एक्स और वाई का फॉर्मूला जो मैंने पढ़ा है ना अभी, अगर याद नहीं होता है ना, तो ये ट्रिक है। मुझे तो वैसे याद नहीं होता था, इसलिए मैंने ऐसे याद किया था। अब तुम लोगों को वैसे याद हो जाता है तो ये ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे याद करने के लिए बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए। अगर ये तुम्हें पता है तो मतलब तुम निकाल लोगे। देखो कैसे, देखो ये क्रॉस ध्यान रखना है, ये अब समझ में आएगा इस मेथड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों बोला है। क्रॉस बन गया ना यहाँ पे, क्रॉस का सिग्निफिकेंस क्या है अभी समझ में आएगा। देखो अब क्या करो, ऊपर लिख लो x और नीचे क्या लिखो, फ्रैक्शन बनाना है जिसमें न्यूमरेटर में क्या है x और डिनोमिनेटर में क्या है, इसको इससे करो मल्टीप्लाई। b1 को किससे किया हमने, a1 से, और b2 को किससे किया, लेकिन बीच में माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, इसको बराबर करो ऐसी, मतलब इसके ऊपर रखना है x और यहाँ पे रखना है y और यहाँ पे रखना है 1। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले के साथ करो, y डिवाइडेड बाय a1 c2 माइनस a2 c1, और थर्ड वाले में क्या रखना है, 1 अपॉन c1 b2 माइनस b1 c2। माइनस हमेशा, देखो पहले हमेशा इसको करना है मल्टीप्लाई, फिर इसको करना है, ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ेंगे। ठीक है ये, हाँ बोल बोल। हम्म,
पहले ऐसे करेंगे, B1 को A2 से किया, B1 को A2 से किया, B1 को हमने किया A2 से, फिर A1 को किया B2 से, यहाँ पे A1 को किया C2 से, फिर A2 को किया C1 से, C1 को किया B2 से, फिर C2 को किया B1 से, C2 भी ठीक है ना। अब यहाँ से तुम्हें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? यहाँ से अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि x और y की वैल्यू निकाल के बताओ, क्या निकाल लोगे तुम लोग? एक बार मैं देखूँ, ये है ना B1 C2 माइनस B2 C1। अच्छा हाँ, यहाँ पे C1 C2 है, मैं पैटर्न में भी भूल गया था, इसलिए वो जो है क्या बोलते हैं निमोनिक बन नहीं पाया, फिर से पूरा। इसके लिए यही है कि पैटर्न याद होना चाहिए, पैटर्न में भी भूल गया था। देखो पैटर्न क्या है, अगल बगल बंदर, कुछ ऐसा, अगल बगल बंदर, बीच में छछूंदर, आगे घर के अंदर, ऐसा। अब याद आ गया मुझे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है क्या आ जाएगा, बोलने में बड़ा अजीब सा लगता है बंदर अंदर ये सब, लेकिन माइंड में, मन में तो बोल सकते हो। किसी के सामने वैसे बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, B1 C2, बोलो अब बोलो क्या आ जाएगा, B1 C2, हाँ एक मिनट, हाँ हाँ, पहले B1 को C2 से करेंगे, फिर B2 को C1 से करेंगे, और जब दूसरे वाले को करेंगे तो बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, B1 C2 माइनस B2 C1। यहाँ पे बताओ, पहले मैं A वाले को लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है ना। A2 C1 माइनस A1 C2। अब यहाँ पे बताओ, पहले मैं यहाँ पे भी A वाले को लिख लेता हूँ, A1 B2 माइनस A2 B। ये याद हो गया तुम लोगों को? पहले ये पैटर्न ध्यान में रखना है, इस पैटर्न से ये क्या बनाना है, क्रॉस का साइन बनाना है, एरो, और हमेशा लेफ्ट से राइट चलना है। पहले B1 को C2 से करेंगे, फिर B2 को C1 से करेंगे, और दूसरे वाले में हमेशा नेगेटिव साइन लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, आ जाएगा ना यहाँ से x की वैल्यू। ये तीनों फ्रैक्शन क्या है, आपस में बराबर है। अगर ये मतलब ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी तो इसके बराबर हुआ। यहाँ पे कोई कांस्टेंट, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, और यहाँ पे बस x वेरिएबल है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ये बेसिकली इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम लोग, इन दोनों को, तो x की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। करो इक्वेट करो इन दोनों को, इसमें क्या समझ में नहीं आया। हाँ तो और क्या, हाँ एक मिनट, ये मुझे लिखने दो फिर से, x अपॉन B1 C2 माइनस C2 B1 इक्वल्स टू y अपॉन A2 C1 माइनस A1 C2। वन में ऐसे लिख दे रहा हूँ, इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। अब यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट करो, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, x अपॉन
B1 C2 माइनस C2 B1 इक्वल्स टू 1/A1 B2 माइनस A2 B1। तो यहाँ पे हमारे पास x के लिए कितनी आ जाएगी, 1/नहीं B1 C2 माइनस C2 B1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। ये फॉर्मूला याद रखना है। और ऐसी y निकालोगे तो कितना आ जाएगा, A2 C1 माइनस A1 C2 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। इन दोनों को इक्वेट करके y निकाला है और इन दोनों को इक्वेट करके x निकाला है। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट नहीं करेंगे, है ना, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और समझ में भी आ रहा होगा क्यों कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, याद रखने का तरीका है। ये एक याद रखने का तरीका है। जो हमने x का फॉर्मूला जो आया और जो y का फॉर्मूला आया, उसको याद रखने का तरीका ये पैटर्न ध्यान में रख लो, इस तरीके से लिख लो और यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लो। तो ये तरीका है, बात आ रही है समझ में। तो ये तरीके में क्रॉस बनता है, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बात आ रही है समझ में। लेकिन ये है क्या, एलिमिनेशन है और कुछ नहीं है। एलिमिनेशन तो किया हमने, ये तो याद रखने के ट्रिक पे हमने क्या कर देख लिया, क्रॉस देख लिया, इसलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोल दिया। लेकिन ये एलिमिनेशन मेथड का जनरलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, तो अब जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल अगर हमें मिलता है, हमने तो तरीके पढ़ लिए, दो अप्रोच पढ़ लिए। एक तो पढ़ लिया हमने ज्योमेट्रिकल, या तो ग्राफिकल बोलो, या तो दूसरा मेथड एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं, सब कैटेगरीज। कौन कौन सी, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें फॉर्मूला मिल जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर याद होता है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं होता है तो पैटर्न ध्यान में रखना है, उस पैटर्न की मदद से फॉर्मूला तुरंत निकाल लेना है। 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, फॉर्मूला अपने आप आ जाता है वहां से। ठीक है, तो क्या हो गया, आगे काम आएगा, आगे आएगा, 11th क्लास में आएगा, 12th क्लास में आएगा। पढ़ेंगे तो सब चीज़, एग्जाम में छोड़ देना, एग्जाम में ये चीज़ एग्जाम में छोड़ देना सवाल। लेकिन ऐसा आ सकता है बिना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोले हुए यही काम करवा दे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब तुम्हें जो मैंने शुरुआत में दिया था ना, वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल थे, और तुम्हें बोले कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालो क्रॉस एलिमिनेशन मेथड से। तो बेसिकली क्या किया तुमने, कुछ नहीं आया समझ में तुम लोग। अगर मैं तुम्हें ये सवाल देता, ये दो मैं इक्वेशन देता, ठीक है, ये वाली इक्वेशन देता और ये वाली इक्वेशन देता मैं तुम्हें, और तुम्हें बोलता कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालो क्रॉस वो एलिमिनेशन मेथड की मदद से, तो यही तो काम करते तुम लोग। तो उसने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ यूज नहीं किया उसमें, लेकिन सवाल दे दिया। ऐसा सवाल आ सकता है एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, नहीं कुछ नहीं लिखना डायरेक्ट। जब डिराइव, जब फॉर्मूला निकालने के लिए बोल रहा है तो जाहिर सी बात है डिराइव करेंगे, फॉर्मूला थोड़ी ना लिखेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा ही दिया तो पूछेगा थोड़ी ना फिर ऐसे, वो तो पूछ रहा है कि तुम निकाल के बताओ। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर हटा ही दिया है सिलेबस से तो फॉर्मूला थोड़ा ना पूछेगा फिर उसका, वो तो एलिमिनेशन की तरफ से पूछ लेगा वो। ठीक है, तो सवाल ऐसा आ सकता है, इसलिए डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। अब पूछो, तुम्हारे कुछ डाउट्स है तो पूछो। कौन सी डेरिवेशन समझ में नहीं आया, समझ में नहीं है इसमें क्या। आधा घंटे तो यही तो समझा रहा था मैं, और क्या समझा रहा था। कौन सा स्टेप, तुम लोग मतलब आग बंद करके बैठे हुए थे कि ये तो सिलेबस में नहीं है, चलो हैं ऐसे सुनते रहो।
प्रवचन चल रहा है। कौन सा थर्ड स्टेप? कौन सा यहाँ पे? ये तुम्हें यहाँ से यहाँ तक नहीं आया पहुँचने? ये बात पता नहीं करोड़ों बार बोल चुका हूँ कि दो फ्रैक्शन को जोड़ते कैसे हैं। पहले डेनोमिनेटर सेम बनाएंगे फिर जोड़ते हैं। इसका कितना है डेनोमिनेटर? 1 है। तो और क्या? तुम लोग को ये नहीं आता क्या? अगर ऐसे भी कुछ डाउट है तो बता दो, साइंस लेने के लायक नहीं हो फिर तुम लोग, अगर ये ऐसा डाउट पूछ रहे हो तो। प्राण निकल जाएंगे 11th क्लास में अगर ऐसे डाउट है तो। मतलब पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक ही डाउट मतलब जब बोल ही दिया ये बात, मैं पता नहीं 15-20 बार बोल चुका हूँ कि फ्रैक्शन को जोड़ते हैं तो पहले उनका डेनोमिनेटर सेम बनाएंगे तब जोड़ेंगे। अब उसी बात को पता नहीं तुम लोग कोई दूसरी भाषा में सुनना चाहते हो मुझसे कि क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये जब लिखा हुआ है कि b1 टाइम्स दिस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि b1 बस न्यूमरेटर से होगा मल्टीप्लाई। अगर डेनोमिनेटर से होता तो नीचे लिखता ना फिर बाबू, यहाँ पे लिखता ना फिर 1/b1 लिखता ना फिर। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे डाउट पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर वही है कि आगे चल के मिस्टेक नहीं होनी चाहिए फिर इन सब में। फिर तो इसी में खेलते रहेंगे फिर हम लोग, और क्या। और पूछो इसमें क्या डाउट है, और पूछो बस। वैसे पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन अगर वही ना, अगर 90 के ऊपर स्कोर करना है तब तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अगर जस्ट पास होना है तो छोड़ सकते हो फिर। अब पूछो डाउट कौन सा पूछना है। 2 एक्सरसाइज बचती है ना हमारी इसमें। जब सॉल्व कर रहे होगे एक्सरसाइज तो क्रॉस वाला जो मेथड है ना उससे सॉल्व नहीं करना, ठीक है? वाली एक्सरसाइज छोड़ देना, लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व करना ही करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब जब सॉल्व कर रहे होंगे तो मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, एलिमिनेशन से करेंगे या तो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, है ना? उसका तो कुछ लेना देना है ही नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। कौन सा? 3.4 का हाँ ठीक है चलो। वर्ड प्रॉब्लम है ना तो अच्छी बात है, वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करना है। मतलब कि मैं ऐसा मानूं कि मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तुम लोगों से सॉल्व हो रहा है, ये तो मान सकता हूँ ना, एलिमिनेशन से या तो सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है, लेकिन कर तो पा रहे हो ना मतलब। ठीक है चलो, मतलब अच्छी बात है कि तुमने वर्ड प्रॉब्लम पूछा। थोड़ा सा मैं यही चाहता था कि वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस किए जाए थोड़ा। अच्छा वर्ड प्रॉब्लम में मैं बस इक्वेशन बना के छोड़ूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा पूरा मैं, ठीक है? सवाल पढ़ के समझाओ मुझे। रिड्यूस का मतलब होता है घटाना। देखो पहली बात तो मैंने क्या बोला था वर्ड प्रॉब्लम में, किसे एज्यूम करेंगे? अननोन है, इसमें क्या अननोन है तो उसको एज्यूम करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर को मैं मान लेता हूँ x और डिनोमिनेटर को मान लेता हूँ y। तो फ्रैक्शन क्या है हमारे पास? x/y। ठीक है, ऐसे ही तो बनाते हैं फ्रैक्शन। अब हमसे क्या बोल रहे हैं कि हमने एक जोड़ा न्यूमरेटर में, एक हमने जोड़ा न्यूमरेटर में और एक हमने घटा दिया डिनोमिनेटर से, यही तो बोला है। तब जो फ्रैक्शन है वो घट के 1 हो जाता है। फ्रैक्शन जो है घट के 1 बन जाता है, ठीक है? और लेकिन हमने क्या किया, हमने x को वैसा का वैसे ही छोड़ दिया और डिनोमिनेटर में हमने 1 जोड़ा, तब फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1 बन जाता है, 1/2 बन जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि x वो फ्रैक्शन बताओ। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें x और y निकालना जरूरी है। अगर x और y आ जाएगा तो फ्रैक्शन भी आ जाएगा। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा। रिड्यूसेस टू का मतलब क्या है? घट के वहां तक पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है?
पहले शुरुआत में क्या था, फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई था, ठीक है। हमने क्या किया, न्यूमरेटर में वन जोड़ा और डिनोमिनेटर से वन घटाया, तो फ्रैक्शन क्या होगा, घट के ए वन तक पहुंच गया। फिर दूसरा सिनेरियो, हमने डिनोमिनेटर में वन जोड़ा, न्यूमरेटर में मैंने कुछ भी नहीं किया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, घट के 1/2 हो जाता है। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर है, हो जाएगा सॉल्व। क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो तो बिल्कुल ठीक है, पहले वहां तक पहुंचोगे तभी तो। ये जो तुम बोल रहे हो कि एक्स की वैल्यू निकालेंगे वाई तक पहुंचेंगे, पहला एम क्या होता है हमारा, पहला होता है कि पहले इस वाली फॉर्म में लाएंगे ना। पहले क्या होगा, दोनों इक्वेशन को इस वाली फॉर्म में लाएंगे। बता दिए कुछ समझ में, तो इसको इस वाली फॉर्म में कैसे लाओगे, चलो ला के बताओ मुझे, फर्स्ट और सेकंड दोनों को इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ। और जो डेरिवेशन मैंने पढ़ा है ना, वो घर जाके 3 बार सॉल्व करना है, ये नहीं कि एग्जाम में आ गए इसलिए, ये कि तुम्हारे बेसिक जो है सॉलिड होंगे इसलिए। वो जो दिक्कत हो रही थी ना तुम्हें कि दो फ्रैक्शन को हमेशा, क्या दो हो फ्रैक्शन, क्या 5 फ्रैक्शन हो, क्या 10 फ्रैक्शन हो, जोड़ने के लिए उनका डिनोमिनेटर सेम बनाना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं होता तो नीचे क्या होता है, वन होता है। और कैसे सेम बनाते हैं, एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं है, पता नहीं कैसे सेम बनाते हैं, जो बेसिकली दिख रहा है डिनोमिनेटर उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे सब में, बन जाएगा सेम। अच्छा मुझे चलो 3 स्टेप के नाम बता दो जिससे ये जो लिखा हुआ है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उन 3 मैथमेटिकल स्टेप के नाम बता दो जिससे ये जो लिखा हुआ है ना इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल ठीक। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा ट्रांसपोजिशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसमें तो नहीं होगा, इसमें होगा, देखो एक्स को किससे करेंगे, 2 से, और 1 को किससे करेंगे, पूरे ब्रैकेट y प्लस 1 से। आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है ना। अब इसको खोलने को ही बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, इसको खोलने को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर उल्टा जाना हो तो उसे क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके हो और फैक्टराइजेशन हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूँ, जैसे कि अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ, अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं कहूँ कि डिस्ट्रीब्यूट करो इसे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है बी, और मैं कहूँ इसे फैक्टराइज करो, तो क्या करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दोनों एक दूसरे क्या है, रिवर्स है। तो मतलब बिल्कुल ठीक है, तुमने स्टेप अगर सही बताया तो सॉल्व भी हो जाएगा। बताओ मुझे सॉल्व करके, लिखने की जरूरत नहीं है साइड में कि ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं, क्रॉस मतलब है ना, लेकिन माइंड में तो चलना चाहिए ये सब। एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को तो सब पता होना चाहिए कि क्या मैं कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ट्रांसपोजिशन कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। क्या, तो उसको दूसरे में पुट करो, दूसरे को भी वैसा बनाएंगे, ठीक है ना। तो और क्या, मतलब वैसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हमेशा तुम तो ऐसे ही ध्यान में रखो। पहले क्या होगा, पहले इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी सॉल्व करेंगे हम लोग। वैसे वैसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन तुम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे, मुझे पता है। दोनों तरीके से करके देखो, तुम डायरेक्ट इसमें भी पुट करके देखो और वहां भी पुट करके देखो, थोड़े से तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बस और क्या।
टैक्सी वाला सवाल है, वो किया था तुम लोगों ने, वो डिस्कस कर। पॉलिनोमियल चैप्टर में ऐसी जो है डिवीजन एल्गोरिदम डिलीट हो गया तुम्हारे सिलेबस से, पता है ना? डिवीजन एल्गोरिदम क्या हो गया, डिलीट हो गया तुम्हारे सिलेबस से, तो उसके भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेकिन तुम लोग पढ़ तो लो, मतलब आगे तो काम आएगा ही आएगा। क्योंकि कुछ बच्चे अब ऐसा सोच सकते हैं कि अगर डिवीजन एल्गोरिदम हट गया तो मतलब हमसे बायोक्वालिटी की इक्वेशन सॉल्व नहीं करवाएगा, क्योंकि याद है बायोक्वालिटी की इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर देते हम लोग, डिवीजन एल्गोरिदम से लगा के सॉल्व कर देते। लेकिन मैं ऐसा बायोक्वालिटी की इक्वेशन बना दूंगा जिसमें डिवीजन एल्गोरिदम लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा मतलब मत सोचना कि मतलब डिवीजन एल्गोरिदम अगर हट गया तो फिर क्वालिटी की बस सॉल्व करवाएगा या तो क्यूबी की करवाएगा, बायोक्वालिटी भी करवा सकता है बिना डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से। एक क्वेश्चन अब मैं दिखा दूंगा मैं तुम्हें कैसा बनता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, और आंसर आ गया, चेक करके देखो, देखो मैच हो रहा है। आंसर नहीं यार, पहली इक्वेशन क्या बनी बताओ? प्लस वन इक्वल्स टू वाई माइनस वन, एक्स माइनस वन इक्वल्स टू माइनस टू बनेगी पहली इक्वेशन। दूसरी, टू एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस वन, टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू वन, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को दोनों तरफ माइनस से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूँ, तो दोनों को जोड़ोगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स के लिए कितनी आ जाएगी, माइनस थ्री, तो ऐसे एक्स कितना आ जाएगा, थ्री। अब इस एक्स थ्री को मैं इसमें पुट कर देता हूँ फर्स्ट में, तो वाई कितना आ जाएगा, फाइव। तो आंसर कौन कौन से आ गए, थ्री कॉमा फाइव आंसर हो जाएगा। इसमें क्या सॉल्व नहीं हुआ तुम लोगों से, इतना आसान, कुछ था इसमें, 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा होगा, तुम लोग पता नहीं लेके क्या कर रहे थे तुम लोग। हम्म, हाँ
इसमें मैंने पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, तो वाई आएगा कितना, 4 आएगा। एक्स की जगह इसमें 3 पुट करोगे तो कितना है, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो कितना आएगा यहाँ से वाई, 5 नहीं आएगा। माइनस प्लस तुम्हारा है क्लियर सबका, क्लियर है ना, नहीं है तो बताओ। और कौन सा यहाँ पे लगाएंगे, 1 को, इस 1 को, तू टफ काम क्यों करता है हमेशा, जब दिख रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं फिर भी 1 को उधर ले गया, हो तो जाएगा सॉल्व, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ फिर एक मिनट, क्या नहीं हुआ इसमें, ये सॉल्व नहीं होगा क्या तुम लोगों से, तो और क्या करेंगे। अभी तो ये बोला कि दो फ्रैक्शन होते हैं तो उनका डेनोमीटर सेम बनाते हैं पहले, तो इसका डेनोमीटर कितना है y-1, इसका कितना है, तो इसका भी क्या बनाना पड़ेगा y-1, वो बनाने के लिए क्या करेंगे, y-1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं। अब y-1 जो कॉमन है वो नीचे लिख लिया y-1, और ऊपर क्या है वैसे का वैसे ही x+1, ये तो पता है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर -y+1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, तो इसको इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ये बच जाएगा। हाँ इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ से भी वही आ रहा था, शुरुआत में क्रॉस लगाया था वहाँ से भी यही आ रहा था, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड शुरुआत में लगाओ क्या बाद में लगाओ, अगर कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा क्लियर है, मतलब सॉल्व कैसे करते हैं सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, अगर वो तुम्हारा क्लियर है तो जैसे भी कर लो इक्वेशन सेम ही बनेगी, ठीक है। अब तो आगे ना समझ में, तुम लोगों को बहुत प्रैक्टिस करनी है, सवाल तो वो तो छोड़ो, सवाल तो करना ही है, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत प्रैक्टिस करनी है तुम लोगों को, जरूरत है बहुत, ठीक है। साइंस लेना ना 11th क्लास में, कि आखिर तक दम तोड़ दोगे, अरे नहीं सही, ये सब तो ऐसी ही सोच रहे थे। अगर मैथ लेनी है, मैथ तो कॉमर्स में भी आ जाएगी, तो कुछ भी लेना है मतलब, तो ये कॉन्सेप्ट जो है होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, ये सब बेसिक है, ये मतलब 7th 6th का बेसिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें डाउट पूछने में, लेकिन डाउट पूछो फिर घर जाके सॉल्व करो उसे, ये नहीं कि डाउट पूछ लिया दिमाग में आ गया फिर घर जाके उसे सॉल्व ही नहीं कर रहे, जो डाउट पूछते हो मैं वही बार बार बोल रहा हूँ कि 3 4 बार सॉल्व किया करो घर जाके, क्योंकि डाउट है वो तुम्हारा, है ना, वो डाउट सॉल्व होना चाहिए वो, और कुछ मार्क कर लिया करो वो, कुछ पेन से या तो पेंसिल से, कि आगे चल के अगर दोबारा सॉल्व करोगे इस बुक को एनसीईआरटी को तो आगे चल के पता लग जाए, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में मैं अटका था उस टाइम पे जब मैं सॉल्व कर रहा था, तो फिर अच्छा इस वाले क्वेश्चन को मुझे 2 3 बार ट्राई करना है क्योंकि मैं अटका था इस वाले क्वेश्चन में, ऐसे मार्क कर लो तभी तो बात बनेगी कुछ। 90 के ऊपर लाना और 90 से कम लाने में अंतर यही होता है और कुछ अंतर नहीं होता है, और नंबर बढ़ते हैं अगर तुम लोग नहीं आ पाए 90 से ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि मेहनत नहीं किया, क्योंकि 90 से ऊपर लगभग सभी के आ जाते हैं मैथ में, तुम कुछ ही बच्चे रहे होते हैं जिनके नहीं आते, और पूछो डाउट।
इसमें तो सोल्यूशन निकालना ही नहीं है, इसमें तो क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है जो कंडीशन बनेगी एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। आफ्ताब जो है अपनी बेटी से कहता है 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, हमें पहले तो ये देख लेते हैं कि रिलेशन किसके बीच में लिखना है, आफ्ताब की एज के बीच में और उसकी डॉटर की एज के बीच में। तो आफ्ताब की एज मान लेते हैं हम लोग x और उसकी डॉटर की एज मान लेते हैं y। ठीक है, ईयर्स भी आ गया है ना, वो मैं लिख नहीं रहा। अब बोल रहे हैं आज से 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी रही होगी, और आफ्ताब के डॉटर की, क्या बोल रहा है हमसे, हमसे बोल रहा है कि आज से 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मतलब कि आफ्ताब जो था वो 7 गुना था अपनी बेटी के उम्र के। तो 7 कहाँ मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, यहाँ की यहाँ, यहाँ पे। क्लियर है ना। अब इसको क्या करेंगे, कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कौन से मैथमेटिकल 2 स्टेप लगेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोजिशन। क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इक्वल्स टू -7y प्लस 14 -14। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्लस 7y माइनस प्लस 14। ये बन गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरा क्या बोल रहे हैं, आज से 3 साल आगे, 3 साल बाद आफ्ताब की कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, और उसकी डॉटर की कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। मैं 3 गुना होऊंगा तुम्हारी उम्र के, तो अब किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। हमें बोला गया था कि रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राफिकली क्या करेंगे, दोनों का ग्राफ बनाएंगे, बस सोल्यूशन ही निकालना है, सोल्यूशन नहीं निकालना है। अगर सोल्यूशन निकालना हो तो हमें चेक करना पड़ता है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर उस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ता, वो सब काम नहीं करना है। हम ग्राफ बनाना सीख चुके हैं दोनों का, इसका ग्राफ कैसा बनेगा और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पढ़ चुके हैं ना, तो बना लोगे ग्राफ, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। और पूछो। तो देखो समझ में आ रहा है कि मतलब पहली बात तो देखो अपने माइंड से हुआ निकाल दो। मेरे को लग रहा है तुम लोगों ने हुआ बना रखा है कि वर्ड प्रॉब्लम हम लोगों से सॉल्व नहीं होंगे, तो ऐसा है तो सॉल्व नहीं ही होंगे अगर ऐसा मान के चलोगे तो जितनी बार रीड कर सकते हो ना क्वेश्चन को उतनी बार रीड करो। 3.3 के फर्स्ट का फिफ्थ, हाँ क्या करूं इसमें, रूट देख के पसीना आ गया, और क्या, अगर मैं रूट हटा के 2 कर दूं सवाल सॉल्व हो जाएगा। जो काम सब में करते हैं वही काम इसमें भी करेंगे। क्या करते हैं हम लोग सब में, 1 मिनट पहले मैं लिख लूं फिर तुम लोग ही सॉल्व करोगे। हाँ बताओ, मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे देखो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है मुझे। कौन सा मेथड लगाना चाहता हूँ मैं, सब्स्टिट्यूशन लगाओगा, कोई सा भी लगा लो, एलिमिनेशन लगा लो। अच्छा सब्स्टिट्यूशन से दिया है तो चलो उससे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग,
किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। चलो कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू -√3/2 टाइम्स y। क्लियर है? क्लियर है ना? अब हमने कुछ 9th क्लास में कुछ ऐसा पढ़ा होता है कि रूट अगर डेनोमिनेटर में होता है ना, तुम लोग डेनोमिनेटर में छोड़ते नहीं है, उसे रेशनलाइज कर देते हैं, है ना? नहीं पढ़ा 9th क्लास? 10th में कैसे पहुंचे तुम लोग? x कितना आ जाएगा? -√6/y/2। ठीक है, इसमें कुछ डाउट किसी को? चलो डाउट। बेसिकली √3/2 का मतलब क्या है? √3/√2 इंटू वाई। अगर मैं √2 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। मुझे इसे रेशनल बनाना है और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो मैं क्या करूँगा, √2 को नीचे से कर दूंगा, तभी तो √2 इंटू √2 2 का पेयर बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन ऊपर भी करना पड़ेगा। तो √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा? √3 इंटू माइनस टाइम्स ऑफ √6 y/2 माइनस √8 y इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा? -√18 y माइनस 2√8 y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा ना? यहाँ से y के लिए कितनी आ जाएगी? 0। कैसे y कैसे 0 आ गया यहाँ से? y कैसे आ गया यहाँ से 0? ये दोनों क्या कैंसिल हो रहे हैं आपस में? कैंसिल तो नहीं हो रहे। तो y 0 कैसे आ गया? y 0 इसलिए आ गया, मैंने y कॉमन निकाल लिया दोनों से। क्या बच जाएगा यहाँ पे? -√18 माइनस 2√8। दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है? या तो ये 0 हो और या तो ये 0 हो। क्या ये कभी 0 हो सकता है? तो या तो फिर y को ही 0 होना पड़ेगा, इसलिए y 0। और अगर y 0 है तो x भी 0 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? किसी में पुट करके देखूं, x भी 0 हो जाएगा। नहीं आया मुझे लगता है इसमें। ये y 0 है, इसको मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? √x इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, कब 0 हो सकता है? √2 कभी 0 हो सकता है क्या? तो x को ही 0 होना पड़ेगा। देखो इतना लंबा भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अगर तुमने जो है, मैंने कल जो बात बताई थी ना, अगर तुम लोग को वो ध्यान में है तो इतना लंबा भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या? अगर मैंने कुछ याद है, कुछ ऐसा मैंने बताया था कि y इक्वल्स टू mx टाइप की जो इक्वेशन होती है वो ऑरिजिन से पास करती है। मतलब कि तुम्हें क्या ध्यान में रखना है कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी में अगर c 0 के बराबर है तो स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास करेगा। इसमें c है क्या? मतलब 0 के बराबर है। यहाँ पे भी c है क्या? मतलब 0 के बराबर है। मतलब दोनों स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या समझे यहाँ से? थोड़ा थोड़ा तो बोल दिए तुम लोग, अच्छी बात है। हमें नहीं पता ग्राफ कैसा बनेगा, लेकिन इतना पता है ऑरिजिन से पास करेगा। तो हमने ऐसी रफ में बना लिया। पहले का बना लिया ऐसा और दूसरे का बना लिया ऐसा। अब मैं पूछूं कि कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 0 पे कर रहा है। कितने पे कर रहा है? कितने पे? मैंने कौन सा नहीं पूछा, कितने पे? 1 पे कर रहा है, 1 पे कर रहा है। और वो पॉइंट कौन सा है? 0,0। तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए? x0 एंड y इक्वल्स टू 0। क्या सबके साथ ऐसा होगा? क्या दो स्ट्रेट लाइन ऐसी भी तो हो सकती हैं कि एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं? देखो दो स्ट्रेट लाइन अगर ऑरिजिन से पास कर रही हैं तो इसका मतलब क्या है? या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या तो पैरेलल एंड कोइंसिडेंट होंगी। पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि एक पॉइंट तो कॉमन आएंगे, है ना? तो ये चेक कर लेना बस। अगर दो स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल है, मतलब ऑरिजिन से पास कर रही हैं, या तो इंटरसेक्टिंग होगा या तो पैरेलल एंड कोइंसिडेंट होगा। तो ये चेक कर लेंगे हम लोग। और जैसे ही पता लग गया कि इंटरसेक्टिंग है तो एक ही आंसर है, कौन सा? 0,0। इतना लंबा भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के केस में हम आंसर नहीं बता पाते, हम बस लिख के छोड़ देते हैं कि सॉल्यूशंस कितने हैं इसमें? इनफाइनाइट है। और एक मैंने तरीका तुम लोगों को बताया था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को लिखने का तरीका क्या होता है। वो पूछेगा नहीं, लेकिन वो तरीका ध्यान में रखना, 11th क्लास में काम आएगा वो। ठीक है? और भी कोई सा डाउट है? टैक्सी वाला चलो डिस्कस कर लेते हैं, टैक्सी वाला।
बताओ थोड़ा, मुझे बताओ पढ़ के। टैक्सी वाला पिछले साल मैंने 5 बार सवाल करवाया था बच्चों को, तब भी समझ में नहीं आया था। तुम्हें देखते हैं क्या होता है। वर्ड प्रॉब्लम में पहले हम क्या फाइंड करते हैं? नोन, यही होता है हमारा। इसमें क्या क्या नोन है? एक तो है इसमें फिक्स्ड चार्ज। क्या है? फिक्स्ड चार्ज। और दूसरा इसमें क्या है? चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब कि देखो टैक्सी वाला ये पैसा लेता कैसे है? ये बोलता है कि एक तो है फिक्स चार्ज, मतलब कि तुम टैक्सी में बैठे और बैठ के हूँ बाहर आ गए, तुमसे मैं फिक्स चार्ज तो लूंगा ही लूंगा, ठीक है। और दूसरा है चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तुम बैठे 1 किलोमीटर गए फिर उतरे, तो मैं तुमसे क्या लूंगा? फिक्स चार्ज लूंगा और प्लस 1 किलोमीटर वाला लूंगा। तो क्या है? चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड पर किलोमीटर, पर किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर यूनिट में बात करें हम लोग। इसको मैं मान लेता हूँ रुपीज एक्स, इसको मैं मान लेता हूँ रुपीज वाई, ठीक है। अब देखो पहला जो केस बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ते हैं? 105 रुपए देने हैं, है ना? 105। तो एक्स और वाई के टर्म्स में बताओ उसे कितने रुपए देने होंगे अगर 10 किलोमीटर गया है वो? एक्स प्लस 10 वाई, 15 वाई कैसे इक्वल्स टू 105। ये क्लियर है कि नहीं है क्लियर? देखो टैक्सी वाला पैसे कैसे लेता है? एक तो लेता है फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड का मतलब क्या है? वो बोले अगर तुम बैठ के भी उधर गए तो एक्स तो मैं तुमसे ले लूंगा, लेकिन अगर तुम्हें बैठ के 2 किलोमीटर आगे जाके उतरे, एक्स तो लूंगा ही लूंगा और हर 1 किलोमीटर का पैसा लूंगा। तो एक्स 1 किलोमीटर का, वाई 2 किलोमीटर का 2 वाई, 3 को होता तो 3 वाई, 4 होता तो 4 वाई। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, है ना? ये बन गए फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी दूसरी इक्वेशन भी बना लोगे ना और सॉल्व कर लोगे। दूसरी क्वेश्चन बना के बताओ मुझे क्या बनेगी? 155, ठीक है ना? तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे और इसमें दो पार्ट है सवाल के। एक पार्ट पूछ रहा है कि अगर वो 25 किलोमीटर गया तब उसे कितने रुपए देने होंगे? बताओ कितने देने होंगे? पूछ रहा है बस 25 है, बस यही रुक जाओ। एक्स प्लस 25 है, एक्स और वाई निकाल लेंगे दो इक्वेशन की मदद से और इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास 25 किलोमीटर का कितना किराया बनेगा वो निकल के आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। सब्सटीट्यूशन से भी हो जाएगा और एलिमिनेशन से भी हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा। ज़्यादा आसान इसमें कौन सा लगेगा? एलिमिनेशन। नहीं देखो एक्स, देखो एक्स प्लस दूसरी इक्वेशन क्या है? 15, वाई इक्वल्स टू कितना? अब देखो इसमें कोफिशिएंट एक्स का सेम है पहले से ही, तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा माइनस कर देंगे, इसमें कट जाएगा, वाई आ जाएगा। मतलब वाई तो मतलब ऐसा ही देखते ही आ गया। कितना आंसर आ जाएगा वाई का? 50। वाई कितना आ गया? 50 आ गया। इसमें पुट कर दोगे तो एक्स भी आ जाएगा। सब्सटीट्यूशन से थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन किसी से भी सॉल्व कर लो आंसर सेम आएगा। क्लियर है? ठीक है। तो मतलब अब जो है बस एक आखिरी पार्ट रहता है इस चैप्टर का, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे, कि जो स्पेशल टाइप की इक्वेशन होती है उसे कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि मतलब दिखने में लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, लेकिन हम उसे कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कुछ याद है क्वाड्रेटिक में करते थे, दिखने में क्वाड्रेटिक की इक्वेशन नहीं होती थी वो, लेकिन कन्वर्ट कर देते थे क्वाड्रेटिक में, फिर सॉल्व करते थे। ऐसे यहाँ पे भी वही काम करेंगे हम लोग, तो कुछ नया नहीं है हमारे लिए वो। कैसे, किससे करना चाहते हो? हाँ 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 हाँ, इधर ले आओ, क्या इधर को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इक्वेशन को। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। इक्वेशन को बस ये ध्यान रखना है कि जब माइनस करते हैं तो एल एच एस से माइनस होगा और आर एच एस से माइनस होगा, और माइनस करते हैं तो क्या होता है? साइन रिवर्स हो जाता है। बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है, ये नहीं कि एल एच एस को आर एच एस से कर दो माइनस, ऐसा नहीं करेंगे बस। ठीक है।
कल पीडीएफ जो है सेव नहीं हो पाई थी, इसलिए अपलोड नहीं कर पाया था मैं, आज सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और तुम लोग जो है जो भी अपने जो डाउट्स हैं वो इकट्ठा करते रहो। ठीक है।